Okay. So today we will be defining first the term energy. So आज हम यहाँ पर एनर्जी टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और एनर्जी अगर बात की जाए तो क्या चीज है? एनर्जी इज बेसिकली एबिलिटी और कैपेसिटी टू परफॉर्म द वर्क। यानी कि अगर मेरे पास एबिलिटी है टू परफॉर्म द वर्क, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गई? एनर्जी आ गई टू परफॉर्म द वर्क। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? एनर्जी आ गई। ये हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी इस दुनिया के अंदर अलग अलग तरह की है। थर्मल एनर्जी है, आपके पास हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी एक जैसी चीज होगी। आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, हमारे पास रेडिएशन एनर्जी है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी है। तो एनर्जीज हमारे पास बहुत तरीके की होती है, लेकिन इस सिलेबस के अंदर हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमारे पास देखा जाए कि मोर एनर्जी का मतलब क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो हम क्या बोलेंगे? ये वर्क भी ज्यादा परफॉर्म करेगी। जो वर्क की परफॉर्मेंस होगी वो आपके पास इसके हिसाब से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर किसी पर्सन के पास या सिस्टम के पास लेस एनर्जी है, तो बताओ यहाँ से वर्क की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? तो वर्क की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पास बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? वर्क की परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम बात को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पर वर्क डन की तरह ही एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके डायमेंशंस भी किसके बराबर है? ml²T माइनस ऑफ 2। इसकी यूनिट्स आपके पास क्या है? ये हमारे पास जूल। और या फिर हमारे पास यहाँ पर सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या है? अर्ग है आपके पास, या सीजीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास अर्ग है। एंड वी हैव 10⁻⁷ अर्ग इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1 जूल के बराबर। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। हालांकि मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, देयर इज आल्सो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम एनर्जी को मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी नाम सुना है केमिस्ट्री के अंदर? मैं आपको सिंबल बता देता हूँ, ईवी। कभी नाम सुना है ईवी का? कभी ईवी केमिस्ट्री के अंदर सिंबल बताया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन। हाँ, केमिस्ट्री के अंदर, ये केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एसोसिएट होती है चार्ज पार्टिकल्स के साथ। ये एनर्जी हमारे पास किसके साथ एसोसिएट होती है? आपके पास चार्ज पार्टिकल के साथ। दिस इज एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल्स। ये चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास मूव करते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन, या फिर बच्चे अदर चार्ज पार्टिकल्स, उनके ऊपर जो हमारे पास एनर्जी आती है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में लिखते हैं। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, किसी बच्चों को याद है कितने जूल्स के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻�92। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ जाता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻92। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाती है? वैल्यू आ जाती है। हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ जाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट वन। अब हम आगे की तरफ को चलते हैं। हमारे पास आजकल अगर देखा जाए तो हम ज्यादातर केसेस में ये देख पाते हैं कि हमारे पास एनर्जी के जो सोर्सेज है वो 2 तरह के होते हैं। बता सकता है कोई बच्चा 10th क्लास के लेवल पे एनर्जी के 2 सोर्सेज को कैसे डिफाइन किया जाता है? और ये हमारे लिए काफी कंसर्न का भी आपके पास है, एक सब्जेक्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल, और दूसरे क्या होते हैं? रिन्यूएबल और दूसरे क्या होते हैं? बताओ शाबाश। नॉन रिन्यूएबल। और हम यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर ज्यादा अब फोकस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी से हमको जो एनर्जी मिल रही है
उससे हम काम करें, या हम काम करते हैं ऐसे एनर्जी सोर्सेज में जहां पर बहुत कम सोर्सेज लगाकर, बहुत कम एफर्ट लगाकर मैक्सिमम एनर्जी निकाल सकें, जैसे एटॉमिक एनर्जी, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी। हम इस पे बहुत सीरियसली काम करें। एनर्जी की हमारे पास और भी कई यूनिट्स हो जाती है, जैसे कि हमारे पास इसकी एक और यूनिट होती है 1 कैलोरी। हमारे पास कैलोरी पुराने टाइम के अंदर हीट की यूनिट थी, और 1 कैलोरी आज भी है। 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.186 जूल। या आपके घर के अंदर जो बिजली आती है बच्चे, वो किसमें मेजर होती है? शाबाश बताओ। 1 किलोवाट आवर। पता है आपको, 10th क्लास में पढ़ा होगा 1 किलोवाट आवर। और ये कितने जूल के बराबर होती है? 3.6 इंटू 10⁻⁶। और इसका हमारे पास एक और नाम होता है BOTU, बोटू। ठीक है, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इसका एक और नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ द ट्रेड यूनिट। इसका एक और नाम है किलोवाट आवर का। मैं किसकी बात कर रहा हूं? किलोवाट आवर की बात कर रहा हूं। अब चलते हम आगे की तरफ। हमारे पास जो एनर्जीज हैं उसको हम टिपिकली मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स के अंदर पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस के अंदर जो +1 का सिलेबस है उसके अंदर बेसिकली हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ठीक ढंग से क्या करते हैं? काम करना शुरू करते हैं। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल मीन्स, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल मीन्स, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल मीन्स is known as to be the mechanical energy। जब आप अपनी साइकिल चलाते हो तो वो मैकेनिक्स है। आप पैडल मारते हो और साइकिल काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाते हो। आप किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी लगाकर ऊपर उठा देते हो, मैकेनिकल मीन से रस्सी लगाकर, टेंशन लगाकर, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो मैकेनिकल मीन से हमको जो एनर्जी मिलती है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मशीन से मिलती है, आपके एफर्ट से मिलती है, तो इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के मेरे पास 2 फॉर्म्स होती है। कौन कौन सी 2 फॉर्म्स हो जाती है? शाबाश बताओ। एक मेरे पास क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी हमारे पास कौन सी हो जाती है? आपको पता होगा, दूसरी आपको पता होगा कौन सी हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक काइनेटिक है और दूसरी हमारे पास पोटेंशियल आपके पास आ जाती है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज अ मैकेनिकल एनर्जी। अब बात करते हैं बच्चे हम यहाँ पर सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। सो हमारे पास टॉपिक आ गया काइनेटिक एनर्जी। सो हमारे पास टॉपिक क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक आ गया। सो हमारे पास व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी बताओ। Kinetic energy is the energy possessed by the body due to the virtue of its own motion. Virtue of its own motion. By the virtue of its own motion. यानी कि हमारे पास, अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अगर हम मोशन को कंसीडर करें तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकती है? ये काइनेटिक एनर्जी एनॉर्मस काइंड ऑफ वर्क कर सकती है। यानी कि मेरे पास मान लिया जाए पानी, अब पानी चल रहा है तो हम बोलेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी है। पर काइनेटिक एनर्जी है क्या? अगर मैं आपको बोलूं, ये तो चलो समझ में आ गया कि मोशन की वजह से आपके पास, इसके पास जो एनर्जी है काइनेटिक है। पर काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल मतलब है द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन परफॉर्म, द अमाउंट ऑफ द वर्क, द अमाउंट ऑफ द वर्क it can perform before the body comes to at rest, before the body comes to at rest, before the body comes to at rest, comes to the rest, before the body comes to the rest। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, सपोज कि मान लिया जाए
कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है साइकिल के पास, तो साइकिल को मैंने पैडल लगाकर छोड़ दिया, और जब मैं छोड़ दूंगा तो साइकिल कभी ना कभी रुकेगी। तो हम बोलेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई, तो आप बोलोगे फ्रिक्शन को एनकाउंटर करने में चली गई, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में चली गई। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो होती है वो किसी ना किसी तरीके का वर्क डन जरूर परफॉर्म करती है, ये वर्क डन हमारे पास जरूर परफॉर्म करती है। एक बात बताओ, मेरे पास मान लिया जाए हैमर है, मेरे पास एक हैमर है और मेरे पास एक नेल, एक कील है बच्चे। अब हैमर को आप अगर उठाते हो और हैमर से अगर आप कील को लगाना चाहते हो, ये नेल को अगर आप लगाना चाहते हो, तो आपको हैमर को कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, बताओ शाबाश। आपको हैमर को कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, बताओ शाबाश। हैमर को कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, कील को लगाने के लिए हैमर को कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, बताओ भाई। हैमर को कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, काइनेटिक। आप काइनेटिक एनर्जी दोगे। जब आप काइनेटिक एनर्जी दोगे, हैमर पीछे से जाकर इस नेल पे टकराता है, और टकराने के बाद हैमर रुक जाता है कि चलता रहता है, रुक जाता है कि चलता रहता है, रुक जाता है कि चलता है, रुक जाता है। जब वो नेल से टकराने के बाद बच्चा हमारे पास रुक जाता है, तो बताओ ये नेल कहाँ की तरफ को चली जाती है, दीवार के अंदर चली जाती है। यानी कि इसके काइनेटिक एनर्जी जब आपके पास नॉन जीरो से आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। हैमर की बात कर रहा हूं, तो आपकी नेल जो थी वो दीवार के अंदर चली गई, तो हमारे पास यहाँ पर एक वर्क मिला। तो काइनेटिक एनर्जी हमको एक वर्क देती है, जब तक कि वो काइनेटिक एनर्जी खत्म ना हो जाए वो हमको वर्क डन देती रहती है। नेक्स्ट वन अब हमारे पास क्या चाहिए, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। आज भी अगर आप हिमाचल साइड पे चले जाए, आपको पता है वहां पर आज भी जो आटा पीसा जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, आज भी जो आटा पीसा जाता है वो घराट से पीसा जाता है। घराट पता है किसी को क्या होती है, सिमरन तुझे पता है घराट क्या होती है, सिमरन? सर मुझे पता है, मैंने देखी भी सर है। वो तो पत्थर होते हैं। हाँ, उस पे आकर अब वो पानी होता है, वो पानी जैसे उन पत्थरों से टकराता है तो वहां पर आटा पीसा जाता है। तूने देखा शौर्य उसको? सर नो, मैंने तो नहीं देखा सर। अच्छा, हाँ हाँ बोल बोल। ये आपको बहुत सर किससे पीस रहता है? ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे होता है, इसके अंदर घराट सर वर्टिकल पोजीशन में होती है पानी की, उसकी डायरेक्शन। नहीं वर्टिकल नहीं होती, वो आप दूसरी चीज बोल, ये आपके पास दूसरी चीज है। इसके अंदर क्या होता है कि दो पत्थर रखे जाते हैं, ऐसे दो पत्थरों को इस तरीके से आपके पास रखा जाता है, और पीछे से पानी आकर जो इसको ना किसी छोटे से जहां पर पानी फ्लो करता है पहाड़ी इलाकों में वहां पर रख दिया जाता है, और यहाँ पर पानी जाके टकराता है जब, तो ये गोल घूमना शुरू कर देता है, और इसके बीच में आप आटा डालते हो, तो बगैर बिजली के आपका आटा जो है पीस दिया जाता है। आज भी मतलब कि हिमाचल के अगर आप किसी दूर दराज इलाके में जाओ तो वहां पर हमारे पास क्या किया जाता है, आटा, और कहा जाता है इस आटे में ज्यादा जो, क्योंकि आटे के अंदर वो बिजली यूज नहीं हो रही ना, तो कहते हैं इस आटे में ज्यादा जो है आपके पास जो है वो ताकत होती है। तो कभी कोशिश करिएगा इसको देखने की, मतलब कि कितना दिमाग लगाया हुआ है इंसान ने। हाँ बोलो सर, ये तो मतलब चक्की जैसा ही हुआ, बस इसमें सिर्फ पानी के थ्रू ऐसे पानी की काइनेटिक एनर्जी को आपने किस में यूज कर लिया, उसको गोल पत्थर को, कितना भारी पत्थर होता है बच्चे, और उस पत्थर को, हाँ उस पत्थर को आपने गोल घुमा दिया और बीच में आटा पिस गया। आज भी मतलब कि हिमाचल में अगर आप जाओ तो आपको ये चीजें नजर आती हैं और अच्छा लगता है देख के कि यार मतलब कि हम चीजों को यूज कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। चलो अब आगे चलते सर, बट इसके सरफेस उसके ऊपर रख तो अगर ना सर उसका फ्रिक्शन नहीं लगता। अब तो बहुत सारी, देखो हमारे पास क्या, सपोज कि मैं आपको बोलता हूँ हवा की काइनेटिक एनर्जी से विंड मिल चलती है जिससे बिजली बनती है, तो वहां पर हम उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते शौर्य, यह हमारे पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। हम अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा सकते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, हम इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते।
ठीक है, तो वो थोड़ा सा रहेगा। अगर आपको फर्दर डिस्कस करना है तो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है बेटा, क्योंकि इसकी डिटेलिंग हमारे को ज्यादा आगे तक लेके जाएगी, मतलब कि हमारा कोई ज्यादा फायदा होगा, ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे, ठीक है बेटा। ओके सर। आपको पता होगा इससे, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं आज ही हम अपने घर पे भी आटा चक्की मशीन चला सकते हैं। चलो, एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। मेरे पास यहाँ पर एक बॉल है, इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड, मान लिया जाए इस पे किसी इंसान ने फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी क्या कर गई आपके पास, ये बॉडी क्या कर गई आपके पास, आगे चली गई, और इसकी वेलोसिटी कितने के बराबर आ गई, v मीटर पर सेकेंड हो गई, और डिस्टेंस कितने का कवर कर दिया, s का कवर कर लिया। हमारे पास m मास ऑफ द बॉडी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, f फोर्स अप्लाइड है। नाउ यहाँ पर मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा देता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2as, और यहाँ पर v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन आपके पास a इंटू एस, देयरफॉर आपके एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, v स्क्वायर अपॉन, बच्चे हमारे पास यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, आपके पास 2s आ जाएगा। नाउ अब हमारे पास हियर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट 0 डिग्री, द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, here the force and the displacement are at, बताओ कितने पे आपके पास, 0 डिग्री पे। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 डिग्री पे, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री पे है, और इस वजह से हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, एफ एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, जरा देख के बताना, v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर आपका जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। और आप क्या बोलोगे, दिस वर्क डन अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी, दिस अपीयर्स एज, ये कैसे अपीयर हो रही है बच्चे, बताओ शाबाश, एज द काइनेटिक एनर्जी। बड़ी सिंपल सी बात, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की तरह अपीयर हो रही है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को निकालने का वन ऑफ द एक्सप्रेशन। सेकंड, द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। नेक्स्ट डेरिवेशन है, आपने कैलकुलस मेथड से करनी। कैलकुलस मेथड, हमारे पास द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, द वर्क डन by variable force, the work done by the variable force। अगर मैं वेरिएबल फोर्स की वर्क डन को देखूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, the work done is given by, this is given by f dot ds, और हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, f ds, और साथ ही साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ 0 डिग्री। मान के चलते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रही है। अच्छा, वर्क डन, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डीएस। और अब एक्सेलरेशन को मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ, आपके एक एक्सेलरेशन तो डीवी अपॉन डीटी है, या फिर आपके एक और एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, वी डीवी अपॉन डीएस। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, वी डीवी अपॉन डीएस मल्टीप्लाइड बाय डीएस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम वी इंटू डी वी। तो जल्दी से अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो अब मेरे पास नेट वर्क डन आ जाएगा। वी डी वी की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, वी स्क्वायर अपॉन, इस वजह से हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर यहाँ पर भी जो वर्क डन है, इट अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी, and the kinetic energy is a half mv square. The kinetic energy is a half mv का square. The kinetic energy is a half mv square. Question, मेरे पास एक 60 kg का मास है और इसकी स्पीड मेरे पास यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है,
बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, शाबाश बताओ। हाफ इंटू 60 इंटू 10 का स्क्वायर जो कि 100 है। यह हमारे पास कैंसिल होके 30 आ जाएगी। सो दिस इज 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 जूल की काइनेटिक एनर्जी। सो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 जूल की हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, हम कोई भी बच्चा कर सकता है बेटा, कोई भी। नेक्स्ट वन, ग्राफ। ग्राफ, अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ पर मुझे ग्राफ बताना, ग्राफ किस किस के बीच में बताना है ये भी फोकस कर लीजिएगा। मुझे ग्राफ बताना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मुझे ग्राफ बताना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी के बीच में। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी के बीच का ग्राफ बताना। फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर, वी की पावर 2। तो यहाँ पर आपका ग्राफ क्या बन जाएगा आपके पास, पैराबोला। पैराबोला। लेकिन अगर टीचर यहाँ पर ग्राफ पूछता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, जितनी आप वी स्क्वायर की वैल्यू डालोगे काइनेटिक एनर्जी की भी उतनी वैल्यू। पहले तो आप वी की वैल्यू जो भी डालते थे काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर बन जाती थी। सपोज वी को मैंने 2 डाला तो काइनेटिक एनर्जी 4 हो जाएगी। वी को मैंने 3 डाला तो काइनेटिक एनर्जी फिर 3 नहीं है 9 है। वी को मैंने 4 डाला तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 16, जब मैं वी स्क्वायर की बात करता हूँ। और अगर मैं वी स्क्वायर की बात करूं तो वी स्क्वायर अगर 4 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 है ना, क्योंकि मैं ग्राफ कैसे, वी स्क्वायर अगर 9 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 9 है, और वी स्क्वायर अगर 16 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 16 है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर का ग्राफ क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। देख लेना वी के साथ क्या बनेगा, वी स्क्वायर के साथ क्या बनेगा। मास यहाँ पर भी कांस्टेंट है, मास यहाँ पर भी कांस्टेंट है। मास हमारे पास यहाँ पर दोनों जगह पे कांस्टेंट है। जी, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है, शाबाश। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है, बड़े आराम से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब चलते हैं आगे, और सबसे एक और बच्चा हमारे पास कंडीशन आती है, ये स्कूल के अंदर टीचर आपको पूछ सकता है, द रिलेशन अमंग या रिलेशन बिटवीन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ये भी मोशन की वजह से आता है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी मोशन की वजह से आता है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, जरा चेक कर लेते हैं। मेरे पास मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम बी, ठीक है। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वेयर कर दो, दोनों साइड्स को स्क्वेयर कर दो, बताओ क्या चीज आ जाएगी, दोनों साइड्स को स्क्वेयर कर दो, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। नेक्स्ट वन, रीअरेंज करते हैं, पी स्क्वेयर, एक एम को यहाँ पर ले आते हैं, एक एम को यही रहने देते हैं, एम वी स्क्वेयर। मैंने इसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, एक एम को मैं नीचे लेके आ गया, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दो, बताओ क्या चीज आ जाएगी, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वेयर अपॉन 2m, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो अब जल्दी से बता दो हमारे पास देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, आपकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है पी स्क्वेयर अपॉन 2। हमारी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, शाबाश बता दो, पी स्क्वेयर अपॉन 2। हमारी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पी स्क्वेयर अपॉन 2, पहला चीज। दूसरा, या फिर हमारे पास हमारा मोमेंटम किसके बराबर है, शाबाश, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि पी स्क्वेयर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो हमारे पास 2 इंटू एम इंटू हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या आ गया, रिलेशन। अब अगर मोमेंटम गिवन होगा, मास गिवन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी।
और मतलब कि अब तो ये फॉर्मूला बेस्ड गेम रह गई, अब तो ये हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड गेम है। क्या हमारा फॉर्मूला कितना बढ़िया से हमें याद है। क्या अगर टीचर काइनेटिक एनर्जी और मास देता है तो क्या मैं मोमेंटम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। और अगर मोमेंटम दे रखा है तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, मोमेंटम ऑफ द बॉडीज, हमारे पास मोमेंटम ऑफ द बॉडीज 6 kg मीटर पर सेकेंड and the mass of the body is 2 kg. Mass of the body is 2 kg. Find the kinetic energy. निकाल कर बताओ जरा, find the kinetic energy of the body. शाबाश, find the kinetic energy of the body. शाबाश बताओ। 25 जूल। ठीक है, अब देखो देखो क्या मुश्किल है इसके अंदर से। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास 100 आ जाएगा P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो बिल्कुल आपके पास 25 जूल। और ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को डालकर, मास की वैल्यू को डालकर क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट। अब यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले लेवल के ऊपर क्या आ जाते हैं, ग्राफ आ जाते हैं। कैसे ग्राफ आते हैं जरा देख लेते हैं। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 पहला ग्राफ, पहला ग्राफ। मैं यहाँ पर मास को कांस्टेंट मान के चलूं, सो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ, और यहाँ पर मैं मास को कांस्टेंट मान के चलता हूँ, मैं मास को कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। शाबाश, बताओ ग्राफ क्या बन जाएगा आपके पास, पैराबोला। दूसरा ग्राफ, अगर मेरे पास यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और अब मैं मास के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ और मोमेंटम मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। अब बताओ यहाँ पर ग्राफ क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी और मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाइपरबोला। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं आते। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि आपके पास मोमेंटम अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, अगर टीचर तुम्हें परेशान करे और वो ग्राफ के पैरामीटर को चेंज कर दे, कैसे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी y पे है, मोमेंटम x पे है, अगर वो मोमेंटम यहाँ पर कर दे और काइनेटिक एनर्जी यहाँ कर दे, तो हमारे पास देखो ये ग्राफ किसकी तरफ को मुड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी की तरफ को मुड़ रहा है, तो ये ग्राफ आपका काइनेटिक एनर्जी की तरफ मोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ग्राफ बनाने की टेक्निक होती है, जैसे ये काइनेटिक एनर्जी की तरफ को उठ रहा है तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की तरफ को चला जाएगा। तो हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसके ऊपर आपके पास कोई चीज नहीं जा सकती, इसी पे क्वेश्चन आएंगे। मैं बार बार आपको कहूंगा हमारे पास इसी पे क्वेश्चन आएंगे और इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई डाउट इन ग्राफ में किसी बच्चे का, कोई ग्राफ में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, शाबाश। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट? चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपके पास, वी हैव द क्वेश्चन, द बॉडीज ऑफ द मासेस, द बॉडीज ऑफ द मासेस, द बॉडीज ऑफ द मासेस, द बॉडीज ऑफ द मासेस 1 kg and 16 kg are moving with same momentum, are moving with same momentum। ये हमारे पास सेम मोमेंटम से ट्रेवल कर रही है, ये हमारे पास सेम मोमेंटम से ट्रेवल कर रही है। These are moving with the same momentum. Calculate the ratio of their kinetic energy. Calculate the ratio of the kinetic energy. Calculate the ratio of the kinetic energy. यहाँ पर बच्चा हमारे पास हमें रेशो निकालनी है, और किसकी रेशो निकालनी है बच्चे, शाबाश बता दो, काइनेटिक एनर्जी की। कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ, और कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, अब जिन बच्चों को फॉर्मूला पसंद है उनके लिए फॉर्मूला बेस्ड है।
P1 under root of 2m1 into kinetic energy P1 and P2 is equal to under root of 2m2 into kinetic energy P2. दोनों का मोमेंटम सेम है, तो अंडर रूट ऑफ 2m1 into K1 अंडर रूट ऑफ 2m2 into K2, क्योंकि मोमेंटम सेम है, गिवन है कि दे हैव इक्वल मोमेंटम P1 is equal to P2. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास 2m1 into K1 2m2 into आपके पास K2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एक मास है मेरे पास 1 kg काइनेटिक एनर्जी K1, दूसरा मास है मेरे पास 16 kg काइनेटिक एनर्जी K2. ये रेशो पूछ रहा है, तो K1 is to K2 की रेशो कितने के बराबर आ जाएगी 16 रेशो. सो हमारे पास क्या आ जाएगी 16 रेशो 1 आ जाएगी. तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आपके पास आ जाएगा. सो अब आपने बच्चे आज पहले तो सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन, बेटा इसको ढंग से आपने खत्म करना है. आपका ट्यूसडे को लॉज ऑफ मोशन का पेपर है, और लॉज ऑफ मोशन का जो आपका पेपर है बच्चे उसके अंदर विदाउट फ्रिक्शन का पहले मैं पेपर लूंगा. मैं विदाउट फ्रिक्शन का पहले पेपर लूंगा, पहले जज करूंगा, उसके बाद बच्चे हमारे पास फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन दोनों का इकट्ठे होगा. आज आप में से कोई बच्चा सर्कुलर मोशन के बगैर बच्चे ये मान के चले नहीं चलेगा, आपके पास सर्कुलर मोशन की डीपीपी आपकी खत्म होनी चाहिए. जो नहीं क्वेश्चन आएंगे उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप ये देख लीजिए कि आपको अगर बहुत अच्छा कंपीट करना है तो सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन की डीपीपी खत्म कर दीजिए. मैं आपके साथ हूं. अगर इन केस मान लिया जाए कि आप में से कोई बच्चा बोलता है सर हमें थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस करना है, मुझे बता देना. जिस दिन आपको ऐसा लगेगा मुझे बता देना डीपीपीज वगैरह सर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो हम सुबह किसी दिन 5 बजे उठ के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन की. आपको सिर्फ मुझे हिंट देना है कि सर हमने क्वेश्चन करने हैं और आपको सुबह 5 बजे उठना है. मुझे बता देना कि सर हम 5 बजे उठ रहे हैं कल, लेकिन फिर सभी उठें. ऐसा ना हो कोई बच्चा बोले सर मैं तो उठता नहीं था, और उस दिन आप जजमेंट लगाकर बताएं सर आप अगले दिन 5 बजे उठ रहे हैं. मुझे बता देना, हम सुबह 5 बजे उठ के बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. लेकिन इसके लिए 5 से 6 हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ताकि फिर बीच में ब्रेक आ जाए, फिर रेगुलर क्लास चल पड़ेगी. तो प्लीज बच्चे ये अब आप काम करना शुरू करें. वर्क पावर एनर्जी की जो डीपीपी मैंने आपको दी थी वो तुमने सॉल्व नहीं की, मैंने करवा दिया, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करना है. तो आज आपने अपने काम को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है. एक, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की प्रिपरेशन करनी है. दूसरा, सर्कुलर मोशन की डीपीपी सॉल्व करनी है. तीसरा, जो वर्क पावर एनर्जी, वो तो 10 मिनट का काम है, वो 10 मिनट में सॉल्व करके मुझे बताना है कि आपने कर लिया या नहीं कर लिया. तो आपका काम होना चाहिए, तब जाकर कोई फायदा होगा. चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.